नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 13 फरवरी है और एएलपी का आज ओनली फॉर एक शिफ्ट में पेपर हुआ था और उससे मैथमेटिक्स के खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए। वैसे उम्मीद तो ये थी कि मैथमेटिक्स से ओनली फॉर 20 ही क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनर, लेकिन अब अपन क्या ही कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स के कम से कम लगभग 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको मैं बताऊंगा कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, जीके जीएस के कितने थे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा मेरी प्लानिंग के बारे में सुन लीजिएगा कि ये क्लास आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा कि आज एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि डेसिमल में एलसीएम निकालने का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। तो एग्जामिनर ने तो ये पूछा था कि आप डेसिमल में एलसीएम निकालिए। हम एलसीएम भी निकालेंगे डेसिमल वाली संख्याओं का और हम एचसीएफ भी निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टाइप बाय टाइप सरल करवाने वाला हूं और इसकी कंप्लीट आपको 3 क्लासें अवेलेबल रहेगी। पहली क्लास में मैं आपको ओनली फॉर 10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आज आप देख रहे हो। कल 14 फरवरी है तो कल आपको फिर से मिलेगी 10 टाइपों की क्लास। 15 फरवरी है, फिर से मिलेगी आपको 10 टाइपों की क्लास। तो इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट 30 टाइप सॉल्व करवाऊंगा और उन 30 टाइपों में से मैं आपको ये गारंटी देता हूं कम से कम 20-22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एग्जाम 16 फरवरी को है। चलिएगा तो थोड़ा सा देखते हैं कि आज किस तरीके की एग्जाम्स रही है। अगर हम बात करें तो सर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे ना आपके पास में, वो कितने क्वेश्चन आए थे? तो मैथमेटिक्स के आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे 28 के आसपास, 28 प्लस क्वेश्चन थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे लगभग आपके पास में 32 प्लस क्वेश्चन थे। देखिए, सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंटों को नुकसान हुआ है जिनकी साइंस अच्छी थी, जो साइंस के बल पे अपना सिलेक्शन लेना चाहते थे, उनको थोड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि साइंस की उम्मीद थी कि 20-22 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 8 के आसपास ही क्वेश्चन पूछे गए। 8-9 क्वेश्चन थे ओनली फॉर। बाकी के जीके जीएस की अगर आप बात करो तो इनके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इनके थे, यानी जीके जीएस का एक तरीके से रोल ही खत्म कर दिया था। तो अब हम ये जो क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो थोड़ा इस बेस पे करवा रहे हैं कि मैथमेटिक्स के इतने सारे क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपको आपकी शिफ्ट में भी 25 और 30 के बीच में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले। मैं आपको 25 या 30 टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको 30 और भी हो सकता है आगे टाइप में बढ़ा दिए जाए। जितना मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन ये सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आया था। और भी अगर आप बात करोगे, सारे क्वेश्चन मैंने टाइप बाय टाइप लिए हैं। कुछ एक स्टूडेंटों का मतलब जिनसे रिव्यू लिया था उनका कहने का मतलब ये था कि सर कार्यकुशलता एफिशिएंसी के बेस पर भी क्वेश्चंस थे। तो जो जो हमने पूछा है स्टूडेंटों ने, उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपको हेल्प करेंगे आगे, अगर आपकी एग्जाम है तो आप इस क्लास को देख सकते हो। आपने देखा है कि मैं टाइम ख़राब करता नहीं हूँ आपका। और सबसे लास्ट में मेरी क्लास इसलिए आती है कि मैं सभी चैनलों को देख दाख कर मुझे ये लगता है कि इसने ये पढ़ाया, इसने ये पढ़ाया, इस तरीके का कौन फेक है कौन असली है, उन सब का निचोड़ मैं आपको लास्ट में लेकर के आता हूँ। इसलिए मेरी क्लास लेट हो जाती है। मैं चाहता था व्यूज बढ़ाने के लिए इस क्लास को 5 बजे ही अपलोड कर देता। भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 घंटा टाइम निकाल के 5 बजे अपलोड कर देता, लेकिन नहीं। मैंने ये देखा कि हाँ, अच्छी तरीके से ये तो पेपर हुआ, स्टूडेंटों का रिव्यू आया, उसके बाद में ये क्वेश्चन सेट किए, तो आपको पता है टाइम तो लगता है। जो टीचर मेहनत करके और जेन्युइन क्वेश्चन लेके आएगा उसकी तो क्लास लेट ही आएगी। और जो कुछ नहीं है व्यूज के लिए आएगा वो तो पेपर हुआ हर 10 मिनट बाद, तो आइए आज ऐसे पेपर आया था, आज ऐसे आया था। फिर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, वो आपके खुद के पास दिमाग है कि आपको किस चैनल से पढ़ना चाहिए। चलिएगा, मैं तो ये कहूँगा क्लास अच्छी लगे तो गलती से एक लाइक और एक प्यारा सा आप कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए आज की फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है आपके पास है? सर आरआरबी एएलपी 2026 13 फरवरी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपके पास है? तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है, यानी कि एक तो कौन है सर? एक तो है आपके पास है तरुण और रेशियो। दूसरी कौन है आपके पास है सर? दूसरी तृप्ति है। किसी कार्य को करने में तृप्ति से दुगना कार्य कुशल है। अगर यह एक कार्य करेगी, अगर मान लीजिए यह एक कार्य करेगी तो यह कितना कार्य करेगा सर? यह डबल कार्य करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी है। ये क्या है सर? ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए तृप्ति एक काम करती है तो ये कितना काम करता है? ये 2 काम करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताओ ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो आप ये कहोगे कि सर दोनों मिलके 3 काम करेंगे।
अब 3 काम एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में किस में करेंगे, तो वो आगे दे रखा होगा दिनों में समय है, यानी कि सर 1 दिन का काम आ गया। यानी कि हम चाहे तो यहां से ये कह सकते हैं सर दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे। यहां से आप इसमें निकालिए कार्य, और कार्य कैसे निकालोगे सर, दोनों मिलके 1 दिन में काम करेंगे 3, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया आगे दे रखा है। दोनों ने एक साथ मिलकर के एक कार्य को 16 दिन में पूरा किया, यानी 16 दिनों तक कार्य किया है। तो ये जो आपके पास है कार्य आया है ना 48, ये टोटल वर्क है। ये क्या है आपके पास है, टोटल कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपसे पूछा कि सर आपको ये बताना है कि तृप्ति अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगी। समय आपसे पूछा है, किसका पूछा है, तृप्ति का। तो तृप्ति का समय आप कैसे निकालोगे। अच्छा, समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है हमारे पास है कार्य और बट्टे में एफिशिएंसी, यानी कि ऊपर हम कार्य लिखते हैं फिर कार्य क्षमता लिखते हैं। यहां पर समय तृप्ति का निकालना, तो कार्य कितना करवाना है, उससे कार्य करवाना है सर हमको 48, और किस एफिशिएंसी से करवाना है सर, इसकी एफिशिएंसी तृप्ति ये है आपके पास है, दूसरे नंबर पे है आपके पास है तृप्ति। यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये एक दिन में एक ही काम करती हैं, तो इस तरीके से इसको टोटल 48 दिन लगेंगे। तो बस यही आपका आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। इस बात को ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बताइए कि ये तरुण इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप बताइएगा कि आंसर कितना आता। सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर तरुण की एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं, और तरुण की एफिशिएंसी कितनी होती है आपके पास है 2, यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे ही 2 का भाग देते 24 एकदम करेक्ट आंसर आता। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से समझ में आया होगा। अगर ये एक कार्य करती है तो ये इससे डबल कार्य करता है, ये इनकी कार्य क्षमता कहलाएगी। कार्य क्षमता के बाद आपने कार्य निकाला, कार्य कौन सा वाला, टोटल वाला कार्य। कार्य आता कैसे है सर, कार्य आता है एफिशिएंसी को अगर हम समय से गुणा कर देते हैं। एफिशिएंसी को देखो, एफिशिएंसी को अगर हम समय से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में कार्य आ जाता है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिएगा एक और क्वेश्चन से फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है, और फिर हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कौन है सर, एक तो है सूर्या, तो ये रहा सूर्य, और दूसरी कौन है, रम्या है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी जो कार्य क्षमता है ना वो सर 3 है। ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता बिल्कुल रहने दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कार्य का उल्टा समय होता है, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है आपके पास है, समय होता है। जैसे आप समय और दूरी चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें चाल का उल्टा समय, और समय का विलोमानुपाती का होता है चाल होती है, यानी चाल और समय में विलोमानुपाती रेशियो होता है। उसी समय और कार्य वाले चैप्टर में समय में और कार्य में विलोमानुपाती संबंध होता है। चलिएगा, और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करें तो कितना समय उनको लगेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिनों की संख्या में 40 दिन का अंतर है। यहां पर आपके पास है 3 तरीके के समय आते हैं। एक समय तो ऐसा आता है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपको टोटल समय दे रखा होता है। जैसे इसमें टोटल समय दे रखा है ना, दोनों मिलकर के काम को 16 दिन में करते हैं। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन कैसे सेम है आपके पास है सर, वही एफिशिएंसी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, टोटल समय दे रखा है। इस क्वेश्चन में भी एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन टोटल समय ने दे करके समय का अंतर दे दिया। तो अगर समय का अंतर दे दिया जाए फिर हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहाँ देखो 40 दिन कम होना अधिक होना समय का अंतर ही तो कहलाता है, फिर हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, यानी कि ये जो एफिशिएंसी है ना इसको समय में चेंज करिए आप। तो समय कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपके पास है 1:3। कितना हो जाएगा आपके पास है 1:3, यानी ये इसका समय है, ये इसका समय। अब इनका अंतर कितने यूनिट का है, आप ये कहोगे सर इनका अंतर 2 यूनिट का है। और 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको सर, 2 यूनिट का मान हमको 40 दे रखा है। तो आप बताइए 1 यूनिट का मान बता दोगे आप, बिल्कुल सर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो ये जो सूर्य है इसका समय कितना था सर, इसका 1 यूनिट ही है, यानी हम ये कह सकते हैं इसका समय कितना हो जाएगा हमारे पास है 20 दिन हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये बताइए इसका समय कितना हो जाएगा सर, इसका समय अगर हम निकालेंगे, जब 1 यूनिट का मान आपके पास 20 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारे पास है 60 दिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कितना ईजी हो गया,
कि आपके पास है एक का समय, एक किसी काम को 20 दिन में करता है, दूसरा 60 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था ये टपोरी सा फॉर्मूला जरूर रट्टा मारे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, स्पीड बनती है। एलसीएम वाला मेथड तो थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के लिए बना है, टपोरी क्वेश्चन हम कौन लगाता है एलसीएम मेथड। तो हम ये कह सकते हैं सर एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास हम 20 इंटू 60 और बट्टे प्लस यानी कि 80। 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 4 बार, 4 से कितनी बार 15 बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर दोनों का जो समय आया है वो 15 दिन आया है। किस ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा आप, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं किस ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्यार से बनाना है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी का उल्टा हमने समय क्यों निकाला, अगर आपको समय अंतराल दे रखा है तो समय निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई तरीका नहीं है, फिर बेसिक से करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने इसका अपोजिट कार्य क्षमता का उल्टा समय निकाल दिया, फिर 2 यूनिट का मान इतना है, तो इससे आपको पहला समय पता लग गया, यहाँ से दूसरा समय पता लग गया। दोनों का समय अगर आपके पास है तो एक साथ हम उनका समय बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक और फिर से लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास सर, क्वेश्चन है हमारे पास में ए और बी एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उससे काम को 42 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। आप चाहे तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम मेथड लगाए, आप उसी फॉर्मूले से एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई वाले से तुरंत सोल्व कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने एलसीएम मेथड लगा लिया, तो किस तरीके से लगाओगे। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, 14 दिन में कर सकते हैं। और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 42 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप इनकी टोटल कार्य क्षमता वो टोटल कार्य निकालिए। अब टोटल कार्य आता कैसे है, लघुत्तम लेने से आता है। ये आपको ये तो पता होना चाहिए ना, समय कार्य का क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं सर, हम ऐसे बनाते हैं कि इनका लघुत्तम लेते हैं। तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 42, इस 42 का क्या नाम है, हमारे पास है टोटल कार्य है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कैसे आएगी, भाग देने से, यानी इसका भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा आपके पास है 3 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर दोनों की कार्य क्षमता ये रही, इसकी कार्य क्षमता ये रही। बात किसकी कही है, बात कही है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, उसका 1/3 काम। तो सबसे पहला काम तो ये है आपका कि बी की आप कार्य क्षमता निकालिएगा। बी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, दोनों की कार्य क्षमता में से आप इसको घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा आपके पास में सर, हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब इस एफिशिएंसी से कितना काम करवाना है, ये जो टोटल काम था ना इसका 1/3 काम करवाना है। तो इसका 1/3 काम कितना हो जाएगा आपके पास सर, 14 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इस बी पर इस एफिशिएंसी से इतना काम करवाना है, इस एफिशिएंसी से इतना काम करवाना है। तो आप ये कह सकते हैं इसका समय कैसे आएगा आपके पास सर, 14 में हम जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7 दिन। आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में, आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो कुछ समय कार्य के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवाने की कोशिश करी है कि यानी इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। क्योंकि हम अगर आप चाहते हो कि सर आप समय कार्य में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारों को शॉर्ट में करवा दो, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और वैसे मैंने ये पढ़ा रखा है स्टार क्रैश कोर्स में, टाइम और वर्क पूरा पढ़ा रखा है, उसमें केवल हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। आप चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाओ, वो सॉरी प्ले लिस्ट में जाओ, और वहाँ स्टार क्रैश कोर्स के नाम से आपको स्टार क्रैश कोर्स 2.0 के नाम से एक बैच मिलेगा। उसमें 11 चैप्टर पढ़ा रखे हैं मैंने, और उन 11 चैप्टरों से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा एएलपी में, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। उनको भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है तो। चलिएगा अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, यानी कि क्वेश्चन ऐसा भी आया था एलसीएम से रिलेटेड भी। ये मैं आपको एक्यूरेट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। आपको करना कुछ नहीं होता है, ऐसा जो डेसिमल वाले क्वेश्चनों का एलसीएम लेना हो चाहे एचसीएफ लेना हो, आप एक छोटा सा काम करिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि डेसिमल के पास सबसे ज़्यादा अंक किस संख्या के पास है। तो आप ये कहोगे सर देखिए डेसिमल के बाद में 1 2 3 अंक है, तो सभी के पीछे 3 3 जीरो, 2 2 जीरो, 1 1 जीरो लगा दीजिएगा आप। किस तरीके से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है ना आपके पास, इसको आप कितना लिखिएगा, इसको आप लिखिए 3.6 तो ही है आपके पास, इसके पीछे 00 बढ़ा दो, यानी ये यूनिट आपको समान करनी ही पड़ेगी।
और ये कितना हो जाएगा सर, ये दूसरी संख्या हो जाएगा आपके पास है 1.8, दशमलव के बाद 3 अंक लगा दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगली जो संख्या थी वो तो पॉइंट आपके पास है 144 थी, यानी कि ये हमारे पास अब संख्या बन गई। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप में ये करना है कि आप इनके दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि कहीं इनमें दशमलव भी है। तो फिर करना क्या है, आप सीधे लिखो कि यानी कि ये संख्या कितने आपके पास है 3600 है, ये संख्या कितने आपके पास है 1800 है, और ये संख्या कितनी आपके पास सर 144 है। केवल ये लिखो, इसे दशमलव वाली संख्या को आप भूल जाइएगा और आप इस स्टेप से सीधे इस स्टेप पर आ जाइए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आंसर आएगा ना, उस आंसर में भी कितने अंक छोड़ के, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा। अब आपके पास ये तीन संख्या 1 है 2 है 3 है, बताओ कि इनका एलसीएम कैसे आएगा। भाई एलसीएम तो बड़ी से बड़ी संख्या होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए 1800 है तो 1800 का भाग इसमें जाता है, इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो सर ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 144 का भाग 3600 में जाता है कि नहीं जाता है। तो काट करके देख लीजिएगा कि 144 का भाग 3600 में जाता है या नहीं जाता है। तो देखिए अगर हम भाग दे के देखते हैं, यानी 3600 में आपको किसका भाग देना है सर 144 का भाग देना। आप एक काम करिए, इसको 18 से काट दीजिए। 18 से कितनी बार कट जाएगा, इतनी बार कट जाएगा। ये 18 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर, ये 18 से 8 बार कट जाएगा। 8 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर इसका भाग इसमें जा रहा है, तो फिर इसे भी आप हटा दीजिए। तो आपका जो एलसीएम हो गया वो 3600 हो गया। लेकिन 3600 नहीं है आपके पास, आपको कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना, 1 2 3। तो 1 2 3 यानी दशमलव आपका यहाँ लगेगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 3.6। किस ऑप्शन में आपके पास सर 3.6 सी ऑप्शन है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है क्वेश्चन में, तो आपको मैं एक बार फिर से अगले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी कोचिंग वाले इस क्वेश्चन को गलत भी खूब करवाते हैं, आपने देखा है यूट्यूब पे भी काफ़ी कोचिंग वालों ने इसको गलत सॉल्व करवाया है। 0.7 है, 0.35 है, इतना है, इसका एलसीएम कितना है। आप ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, लेकिन इसमें सिंगल अंक है। तो पहला काम तो ये करिएगा कि 0.7 और ये 0, और दूसरा हो जाएगा आपके पास है इतना, और तीसरी संख्या आपके पास है 0.0105। आपको करना क्या है, इसमें से दशमलवों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यानी पहली संख्या कितनी है 70 है, दूसरी संख्या कितनी है 35 है, तीसरी संख्या कितनी है 105 है। हम एलसीएम कैसे निकालते हैं सर, एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि हम ये देखते हैं आपस में किसी संख्या का भाग किसी संख्या में जा तो नहीं रहा है। अगर किसी का भाग उसमें जा रहा है तो छोटी संख्या को हम छोड़ देते हैं। यानी 35 का भाग 70 में जा रहा है, तो हमको 35 को तो लेने की आवश्यकता है ही नहीं है। अब हमारे पास दो संख्या बचती है, ओनली 70 और 105। अब 70 और 105 का एलसीएम कैसे लेंगे सर, 70 में से और 105 में से आपको ये देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। तो आप ये कहोगे सर 35 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। 35 जैसे ही कॉमन आ जाएगी, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, इनका 6 आ जाएगा। 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से 210 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो 210 क्या हो गया आपके पास एलसीएम हो गया। अब उस कहानी को मत भूल जाइएगा, आप कौन सी कहानी को, दशमलव वाली को। दशमलव कहाँ लगाना है सर, हर किसी अंक में 2 अंक छोड़ के दशमलव था। तो फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 210 तो आया था, लेकिन आपको दशमलव यहाँ लगाना है। तो ये किस ऑप्शन में है, वही आंसर है, यानी कि 2.1 ये आपका करेक्ट आंसर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दो संख्या होती है, एक तो है दशमलव के बाद सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है पॉइंट, ये आपके पास है 10 है, और 0.01 है ना, इसका मतलब 0.01 ही होता है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो पीछे 0 मानी जाती है। अगर दशमलव के बाद जस्ट अंक आ रहा है, जैसे दशमलव के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उनके पीछे आप 0 बढ़ा सकते हो या फिर शून्य मानी जाती है। लेकिन अगर कोई संख्या इस तरीके से है जैसे 0.02 है, तो ये 0.02 ये इसका मतलब 20 नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आइएगा, चलिएगा और करिएगा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये है आपके पास है क्वेश्चन, आपके पास है 6 नंबर का, देख लीजिएगा। इसका आपसे मैसे पे यानी HCF पूछा है। इस बार तरीका वही रहेगा, आप सबसे पहले काम करोगे कि संख्या दशमलव के बाद कितने कितने अंक है उसको। सर दशमलव के बाद 2 2 अंक है तो सब में 2 बनाने पड़ेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को सरल करते हैं
तो पहली स्टेप में तो क्या करेंगे सर, ये है आपके पास में इतना, तो 1 0 बढ़ा दीजिए। अगली स्टेप में आपने ये सेम रखी संख्या और ये 1.08 है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, आप दशमलव को हटा दीजिएगा एक बार। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास है 360, और ये संख्या 54 है आपके पास, और ये संख्या कितनी है आपके पास 108 है। आप ये बताइए इस बार आपको निकालना क्या है सर, इस बार हमको HCF निकालना है, यानी में से निकालना है, और में से तो संख्याओं से छोटा होता है भाई। एलसीएम जो होता है वो तो या तो संख्याओं के बराबर होता है या संख्याओं से बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर HCF जो होता है ना वो इनसे छोटा आएगा या इनके बराबर आ सकता है। तो देखिए HCF किसे कहते हैं सर, वह संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो आप ये बताइए क्या 360 HCF होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये तो बड़ी से बड़ी है। HCF हम उसे कहते हैं जिसका भाग इन सब में जाता हो। तो फिर किसका जाएगा सर? देखो ये HCF नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 54 हो सकता है, क्योंकि 54 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन 54 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे सर? तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, दो संख्याओं का डिफरेंस लेना होता है। जैसे आप इनका अंतर लीजिए, इनका अंतर कितना आया आपके पास है सर 54 आ गया। अब या तो आपका HCF खुद 54 आ जाएगा, अगर वो नहीं आ रहा तो फिर उसका आधा करो आप। जैसे अगर आप इसका आधा करते हो तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास है सर? देखिए सॉरी, या तो आपके पास है 54 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जैसे ही आपने दो संख्याओं का डिफरेंस लिया तो आपको पता है कि सर 54 आ गया, तो या तो आपका ये खुद HCF आ जाएगा, तो चेक करिए सर, हमने चेक करके देखा ये खुद तो नहीं है, तो इसका कोई मल्टीपल 54 किसके मल्टीपल में आता है? जैसे सर 54 का आगे अगर हम जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि 108 होता है, तो 54 को डबल से गुणा नहीं कर सकते। फिर 54 किस लाइन में आता है सर? देखिए अगर हम बात करें तो 54 यानी कि 18, 18 एकम 18, 18 दूनी का 36, 18 ये 54 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, इसमें किसका भाग जा रहा है 18 का। 18 HCF है, लेकिन कितने अंक छोड़ के? 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, 1 और 2, तो दशमलव आपका यहाँ लगेगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दी है कि दो पास, आप चाहे तो इसका भी डिफरेंस लीजिए, फिर डिफरेंस को कम कम करते जाइए अंतर को, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। उसकी वजह सिंपल सी बात यह है कि आपने डिफरेंस निकालिए 54। अब आप देखो कि 54 में किसका भाग जाता है सर? 54 में जो भाग जाता है एक तो 27 का जाता है, लेकिन 27 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 27 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो फिर इसका मतलब सर यहाँ पर इसमें किसका भाग जाता है? 18 का भाग जाता है, और 18 का भाग सब में जा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये है आपके। और वैसे आप भाग विधि से कर लीजिए, नहीं तो काफ़ी सारे तरीके हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि HCF और LCM का फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन आ जाता तो आपको करना कैसे है? जैसे ये भिन्न, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे भिन्नों का पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर? भिन्नों का। मान लीजिए इसने तो क्या पूछा, HCF पूछा, तो पहले हम HCF ही निकाल देते हैं। अगर भिन्नों का HCF पूछा जाए तो ऊपर HCF लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे आप? LCM लिखोगे, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपसे भिन्नों का क्या पूछ लिया जाए सर? भिन्नों का जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनका LCM पूछ लिया जाए, तो जो पूछ रहा है ना उसे आप ऊपर लिखोगे, और बाकी का कहाँ आएगा आपके पास है? नीचे आएगा। HCF पूछा, HCF ऊपर, LCM पूछा, LCM ऊपर, यानी कि जो संख्या दे रखी है ना उनका आप HCF निकालिएगा। HCF कितनी है संख्या? देखिए इन सब में किसका भाग जा रहा है सर? सिंपल सा दिख रहा है कि 1 का भाग जा रहा है। और LCM कितना आएगा? देखो पहले काटना सीखो आप, 2 का भाग इसमें जा रहा है, ये कैंसिल, 4 का भाग 8 में जा रहा है, ये कैंसिल। तो सर इस तरीके से हमारे पास अब ये संख्या बच गई कि इनका आपको LCM लेना है। तो इनका LCM वैसे आप आइडिया से बता सकते हो कितना हो रहा है सर। अगर हम बात करें, देखो 10 का भाग 7 में नहीं जा रहा है, 32 में नहीं जा रहा है, और इसके अलावा 6 का भाग 40 में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन का सहारा लेना सीखो, यानी कि 6 का 8 का 10 का LCM कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ए ऑप्शन होगा। तो कुछ क्वेश्चनों की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी है HCF और LCM के। एक और क्वेश्चन है आपके पास है HCF और LCM का, पढ़ लीजिए आराम से। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन हमारे पास है यह कि दो संख्याओं का अनुपात इतना, यदि उनका में से इतना है तो दोनों संख्या का टोटल कितना होगा। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए सर पहली संख्या कितनी है? इतनी है, 7x मान लीजिए। दूसरी संख्या को 11x मान लीजिएगा। अगर आप इनका में से निकालते हो तो आप बताओ, देखें में से कितना आएगा सर? सिंपल सी बात है, इनका में से तो x आएगा,
और जबकि इनका में से का मान कितना दे रखा है सर, x का मान 28 दे रखा है हमको। अगर x का मान 28 दे रखा है तो आपसे पूछेगा आप इनका योग बताइए। योग में करना क्या है, दोनों को जोड़ना है, यानी कि आप कह सकते हो 18x, इसका मान पूछा 18 हो गया नहीं आपके पास में, बिल्कुल। तो सर 18 इंटू 28 कर दीजिए, आपको आपका आंसर देखने को मिलेगा। देखिए सर 18 इंटू ये करोगे तो आपके पास लास्ट में 4 आएगा, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आएगा, 504, जो कि बी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे कि आप वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कुछ और भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे। देखिएगा, आप पढ़िए आराम से, क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? ओके, ठीक है ना। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए और उसने 1680 में बेच दिया। आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। आपको करने क्या है कि इसमें जो सीपी निकालोगे ना, उसमें ये जो खर्चा है ये ऐड होगा, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप सीपी और एसपी निकालिए इसमें। सर अगर हम सीपी की बात करें और एसपी की बात करें, कभी भी अगर आपसे इनका परसेंटेज पूछ लिया जाए तो आप इनका रेशियो निकाल के क्वेश्चन को इजीली तरीके से बना सकते हो। अगर परसेंटेज में पूछा लाभ हानि तो इनका आप रेशियो जरूर लीजिए, किसका, सीपी का और एसपी का, ठीक है। यहाँ हम सीपी की बात करें, सीपी कितना सर, 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये और आपने खर्च कर दिए, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपके पास है 1400, अनुपात का निशान। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, सर उसने 1680 में बेचा है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है, 1680 आएगा। अब देखिए, चाहे तो आप सीधे कह सकते हो कितने का लाभ है आपके पास है, 280 का। अगर नहीं कहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट लीजिए, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, 14 से काट दीजिए आप, 10 बार कट जाएगा आपके पास है। 14 से काट दीजिए, 14 कम 14 इतनी बार, फिर 2 से काट दीजिए 5 बार, और 2 से 6 बार, ऐसे रेशियो आप ले लिया करें। यानी कि 5 रुपये की वस्तु को आपने 6 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ है। क्वेश्चन चाहता है कि इससे लाभ को आप परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे बताओगे, 1/क्रय और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। तो इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा 20%, जो कि आपको ए ऑप्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है भाई। आगे आइएगा आप और पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक फॉर्मूला काम आता है ज़्यादातर, अगर आप उस फॉर्मूले को समझ जाते हो तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आपको लगेंगे। मैं उस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला 70% मैथमेटिक्स में काम आता है। एक फॉर्मूले से 70% मैथमेटिक्स सरल हो जाती है। फिर आप ये कहोगे सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो गया जिससे 70% आप मैथ सरल कर दोगे, तो देखिएगा, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन सरल करना है उसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला है, उसमें ये देखना है सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या लिखोगे। सर यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई राशि, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा होगा सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे दी गई राशि, और ऊपर जो लिखोगे ना आप ऊपर, उसी को आप नीचे लिखोगे यहाँ। यानी सर यहाँ अंश में लिखोगे आप जो भी राशि दे रखी है उसको, और हर में लिखोगे आप उसी राशि का यूनिट में मान। और इस फॉर्मूले से है ना आप यूनिट में मान हर पेपर में 10 क्वेश्चन सरल कर सकते हो, हर पेपर में। यानी सर ऊपर दी गई राशि लिखोगे, नीचे उसी राशि का यूनिट में मान लिखोगे, और मल्टीप्लाई करोगे आप जिसका मान निकालना है उससे। यानी सर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका से, और किसका की जगह पर भी यूनिट आती है, किसका की जगह पर भी क्या आती है, हमारे पास यूनिट आती है। अब आप ये कहोगे सर ये यूनिट का क्या खेल चल रहा है, पूरा यूनिट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पूरी मैथमेटिक्स में अगर आप बात करोगे ना यूनिट की, तो यूनिट आपके पास है 2 टाइप की होती है। एक यूनिट होती है आपके पास है रेशियो के फॉर्मेट में, एक यूनिट किस में होती है, रेशियो में। और एक जो यूनिट होती है ना दूसरी, वो होती है आपके पास परसेंटेज के फॉर्मेट में। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक यूनिट किस में होती है सर, रेशियो में होती है। रेशियो में यूनिट कैसे होती है, जैसे मैंने ये कहा आपसे ए और बी, इनकी जो आय का अनुपात है, वो आय का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है। ये ए आदमी है और ये आपके पास है बी आदमी। ए और बी की आय का अनुपात कितना आपके पास है, 2:3 है। तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि सर एक ही आय की यूनिट 2 है, क्या एक ही आय निकलती है क्या अनुपात से, नहीं निकलती। यानी निकलती इससे, लेकिन आप क्या ये कह सकते हो कि ए 2 रुपये कमाता है, ये तो यूनिट में कहा है। और यूनिट किसे कहते हैं सर, किसी बड़ी राशि को शॉर्ट में कहना।
यानी सर किसी राशि को शॉर्ट में कहना यूनिट कहलाती है, किसी राशि को शॉर्ट में कहना क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। तो यूनिट कितने टाइप की होती है आपके पास है, दो टाइप की होती है, एक रेशियो के फॉर्मेट में होती है, एक परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है। परसेंटेज के फॉर्मेट में कैसे होती है मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ये रहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, तो दी गई राशि क्या है सर, दी गई राशि आपके पास है 216 है। इसे 216 का क्या नाम है सर, 216 का नाम विक्रय मूल्य है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहां विक्रय मूल्य लिखोगे तो नीचे विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना उससे। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या पता होनी चाहिए आपको, यूनिट। किसकी यूनिट सर, एक तो इसमें सेलिंग प्राइस की यूनिट पता होनी चाहिए और एक आपको कॉस्ट प्राइस की यूनिट पता होनी चाहिए। अगर हम इसमें देखें 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ है तो 20% की यूनिट कितनी बनेगी, 120%। ये हम इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन तरीके से सोल्व कर रहे हैं। यानी सर सेलिंग प्राइस की यूनिट 120% हो गई और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसकी यूनिट कितनी होगी आपके पास है 100%। बस सोल्व कर दीजिएगा। यानी कि सर दी गई राशि विक्रय मूल्य बट्टे में आपके पास 120% आएगा और जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्रय मूल्य का मान कितना होता है, पूरा 100% होता है। सरल करते हैं आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक जीरो और परसेंटेज कट जाएगी, 12 से काट दीजिए, 12 कम 12 कितना बच जाएगा आपके पास, 12 8 96। यानी सर इस तरीके से 180 एकदम करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये था, ये तो हमने परसेंटेज में यूनिट बना के क्वेश्चन को सरल किया है। ये तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया, राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें तो हमने क्या किया, परसेंटेज में यूनिट बनाई थी, इसलिए नीचे यहाँ परसेंटेज लिखा था और यहाँ भी परसेंटेज लिखा था। हम इस क्वेश्चन को रेशियो वाले मेथड से बनाते हैं। सर रेशियो वाले मेथड से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना 20%, अगर आप इसको रेशियो वाले मेथड से बनाओगे तो रेशियो वाले मेथड में हमको ये करना होता है, सबसे पहला काम 20% की भिन्न कितनी होती है आपके पास, प्लस का निशान लगेगा क्योंकि लाभ है, कितनी होती है आपके पास 1/5 होती है। अब आपको रेशियो में पढ़ना आना चाहिए कि ये किसकी यूनिट है आपके पास, सर ये सीपी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है आपके पास, सर ये प्रॉफिट की यूनिट है। अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये आपने कमा लिया, अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपये कमा लिया, तो वस्तु कितने में बेची है आपने, वस्तु 6 रुपये में बेची है। ये किसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है। अब कर दीजिए ना राशि, राशि कितनी है आपके पास है 216। 216 को यूनिट में कितना कहोगे सर, 6 कहेंगे। आपको किस यूनिट का मान निकालना है सर, 5 यूनिट का मान निकालना है। बस 36 बार कट जाएगा और 36 पिन जो कितना हो जाएगा आपके पास है 108। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यानी अगर आप यूनिट बनाना सीख जाते हो ना, एक बार तो परसेंटेज में यूनिट बनाना और एक बार रेशियो में यूनिट बनाना, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। चलिएगा, अब मैं यूनिट बनाना और सिखाऊंगा आपको आगे चल करके अच्छी तरीके से, वो भी किस में, अभी एक टाइप आएगा उसमें। हाल फिलहाल काम चला लीजिए इसी से। एक व्यक्ति 2200 रुपये में एक सेलिंग फैन खरीदता है। अब मुझे आप बताइए क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है। सर ये फिक्स होती है, परमानेंट होती है। क्रय मूल्य की यूनिट 100% होती है। अगर आप 100 वाले मेथड के साथ जा रहे हो तो परसेंटेज से क्वेश्चन सरल कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो क्रय मूल्य होता है ना, इस क्रय मूल्य की यूनिट 100% होती है, ये परमानेंटली फिक्स है। जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मान लीजिए कौन सा पढ़ रहे हो, सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, CISI का, तो उनमें जो मूलधन की यूनिट होती है वो 100% होती है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज का टोटल निकालना है तो उसकी यूनिट 100% होती है। किसी वस्तु की शुरुआत करनी है कि सर पूर्णांक कितने का था, तो पूरे आपको ऐसा महसूस होता है कि इसमें तो कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो उसकी यूनिट 100% मानी जाती है। 2200 रुपये में एक सेलिंग फैन खरीदा जाता है, तो ऊपर क्या है सर, क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य लिखोगे दी गई राशि, तो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ही आएगा। ध्यान रखिए क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, 100% होती है। जिसका मान निकालना उससे हमको मल्टीप्लाई करना। 35% की हानि निकालनी है। अगर 35% की हानि है तो वस्तु कितने में बेचोगे, सर वस्तु बेचेंगे हम 65% में, यानी विक्रय मूल्य की यूनिट 65% हो गई। तो 65% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर देखने को मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 143। यानी इस तरीके से आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आए। 100% अगर इतना है तो 65% कितना होगा। आप चाहे तो रेशियो वाले मेथड से बना सकते हो, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। आइएगा चलिएगा, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन भर भर के मिले, तो और डिस्काउंट वाले जिसमें ज़्यादा पूछे गए थे। तो आप एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा कि क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट मैं देख लेता हूँ क्लास सही चल रही है आपकी।
चलिए करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, कितना आंसर आएगा इसमें। देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल वो डिफ़िकल्ट का ज़माना चला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं नहीं सर डिफ़िकल्ट कराओ, भाई अपन को पेपर पास करना है, डिफ़िकल्ट का टाइम थोड़ी ना बचा है। इसलिए जो आ रहा है जिस पैटर्न क्वेश्चन थे सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। निकासी बिक्री में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है, इतने रुपए में बेची, आपको बताना है कि इस पर छूट का परसेंट कितना है। यानी कि आप ये कह सकते हो एक साड़ी है वो 10,490 की, उस पर MRP लिखा हुआ है कि ये इतने रुपए इस पे MRP अंकित मूल्य है, और ये बेची कितने में गई सर, ये इतने रुपए में बेची गई। तो यहाँ से आपको देखना है कि डिस्काउंट कितने का हुआ, यानी इसमें से आप ये घटा दीजिए, आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितने का मिल रहा है आपके पास है। तो घटाइएगा, ये कितना बचेगा आपके पास है 94, और ये कितना आपके पास है 01, यानी सर 149 रुपये का डिस्काउंट है आपके पास। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में जो डिस्काउंट है आपके पास, परसेंटेज में डिस्काउंट कैसे आएगा सर, इतने रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि देखिए इतने 10,490 की वस्तु थी, 9,441 रुपये में बेची गई, टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको 1,049 का, इसको परसेंटेज में बताइए तो 1,049, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास सर, बट्टे में अंकित मूल्य आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इससे आपके पास ये खत्म। तो आप ये कह सकते हो कि 10% का आपको यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। लाभ हानि की कैलकुलेशन हम क्रय मूल्य पर करते हैं, जब भी बट्टा या डिस्काउंट इसकी कैलकुलेशन हम अंकित मूल्य पर करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। चलिएगा एक और क्वेश्चन है ये आपके पास। देखिए अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूले को जानने की कोशिश करी होगी अच्छी तरीके से, तो बहुत आपको काम आएगा। फॉर्मूला क्या था, राशि बट्टे यूनिट, जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान में रखिएगा आप। तो एक व्यक्ति ने 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 1800 रुपये में एक वस्तु खरीदी। आप बताइए 20% का डिस्काउंट है तो वस्तु कितने में खरीदी है आपने, तो आप ये कहोगे सर 80% में खरीदी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 80% में नहीं खरीदी आपने, वस्तु खरीदी है 1800 में, तो 80% का मान 1800 है, तो आपको निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य कितना, यानी अंकित मूल्य की यूनिट कितनी होगी, पूरा 100%। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर कभी तो ये क्रय मूल्य की यूनिट बन जाती है 100%, कभी अंकित मूल्य की यूनिट बन जाती है, तो मैंने आपसे कहा कि टोटल वैल्यू की यूनिट हमेशा 100% होती है। अगर आप 100 वाले मेथड से क्वेश्चन को बना रहे हो तो ध्यान में रखना हमेशा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये टपोरी क्वेश्चन जिनमें 100 वाले मेथड से स्पीड बनती है, तो ये भी आना आपको ज़रूरी है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सर हम जैसे ही काटेंगे 20 से ये 4 बार कट जाएगा, और 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास 5 बार, 4 से काट दीजिए कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर 4 से ये 1800, सही काट रहे क्या, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे ऑप्शन तो मुझे। वस्तु का अंकित मूल्य, एक व्यक्ति ने 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 1800 रुपये में एक उपहार खरीदा, यानी 80% का मान इतना, तो पूरे 100% का मान कितना होगा, 20 से 4 बार काट दिया, 20 से 5 बार काट दिया, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। 4 से काट दीजिएगा सर, 4 से हम जैसे ही काटेंगे तो 45 यानी कि 490 बार कट जाएगा, तो वो सॉरी 450 बार कट जाएगा, दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए ये आपके पास है 0, 25, और ये कितना हो जाएगा 22, यानी सर 2250 एकदम राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास, बी ऑप्शन में। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप। ये रहा एक और क्वेश्चन। मैंने कहा ना अगर आपने एक फॉर्मूला रट लिया कि जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्वेश्चनों में। एक एलईडी का अंकित मूल्य आपके पास है 9,000 रुपये है, दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, यदि कोई छूट की अनुमति नहीं देता तो उसका लाभ परसेंट कितना है। आपको क्वेश्चन को कैसे जमाना है, क्वेश्चन को ऐसे जमाना है, आपसे क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है। सर 25% का भाई 25% का डिस्काउंट देता है 25% का डिस्काउंट देता है तो वस्तु कितने में बेचता है, 75% में। तो 75% बराबर कितना है आपके पास है, 108 है। अगर 75% का मान 108 है, यानी 25% का डिस्काउंट तो 8% के लाभ के बराबर है, तो कोई डिस्काउंट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मतलब पूरा 100% किसके बराबर होगा। बस आंसर आ जाएगा आपका जैसे ही सरल करोगे। एक बार फिर से सुनिएगा हमने कैसे क्वेश्चन को जमाया। सर 25% का डिस्काउंट है तो 8% का लाभ है, इसमें 9,000 का कोई रोल नहीं है,
यानी सर 25% का डिस्काउंट है तो 8% का लाभ है, 25% का डिस्काउंट है तो 8% का लाभ। अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो क्या रिजल्ट आएगा? 100 से जितना भी ऊपर आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर आंसर 120 आया तो 20% का लाभ है, आंसर मान लीजिए 90 रह गया तो 10% का और नुकसान हो गया। ये है क्वेश्चन की कहानी। आप क्वेश्चन को बनाइएगा। सर जैसे ही हम बनाएंगे 25 से 3 बार कटेगा आपके पास, और 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। आप 3 से काट दीजिएगा इसको, 3 तिया और 3 छिके 18। तो इस तरीके से ये आपके पास से कितना हो जाएगा सर? हमारे पास 144 हो जाएगा। 144, या फिर आप ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? सर ये 44% ज़्यादा, तो 44% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपको, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25% का डिस्काउंट 8% के बराबर है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होगा तो उसका मान भी तो आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर वो राशि लिखते हैं जिसका मान निकालना होता है, जिसका हमको मान निकालना होता है वो राशि हम लिखते हैं। यहाँ पर ये राशि समान होनी चाहिए। आप अगर थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखोगे ना, तो आप बताइए 108 का क्या नाम है? सर 108 का नाम है विक्रय मूल्य। और इस 75 का क्या नाम है? इसका नाम भी तो विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख सकते हैं नाम, क्योंकि समान बटे समान होता है हमेशा, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ोगे ना तो यही सीखोगे आप। हर टीचर आपको इसको सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इसे कभी समझ ही नहीं पाते हो। कौन सी वाली लाइन को? सर जो यहाँ आता है ना वो यहाँ आता है, लेकिन फॉर्मेट अलग होता है, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान में रखिएगा। आइएगा क्वेश्चन लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? सर क्वेश्चन है हमारे पास है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है? आपके पास है मार्केट प्राइस होता है, ये अंकित मूल्य होता है। उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है? लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सूची मूल्य में और इस लागत मूल्य में एक रेशियो होता है, और वो रेशियो आपको आना ही आना चाहिए। यानी क्या रेशियो होता है आपके पास है? सर मार्केट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में एक रेशियो फिक्स होता है, और वो होता है आपके पास है 100 प्लस लाभ %, और ये होता है आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस क्या होता है? डिस्काउंट। यहाँ लाभ % भी रहता है और हानि % भी रहता है। एक बार फिर सुनिए, यहाँ लाभ भी आता है और हानि भी आता है, तो ये वाला रेशियो आपको जरूर से याद रखना है। तो हम ये कह सकते हैं सर मार्केट और बटे सीपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस लाभ। लाभ देखो कितना? 33 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 133। % से % कट जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 5 का, तो 95। आप जरा सरल करिए इसको। सर हम 19 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और 19 से 5 बार, यानी कि सीपी कितना है? 5 है। एमपी कितना? 7 है। तो मुझे आप ये बताइए, 5 रुपये की वस्तु को आप 2 रुपये बढ़ा रहे हो, जब ही तो 7 हो रही है, तो वृद्धि कितने की आपके पास है? 2 की है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए उसको कितना बढ़ाया गया, ये परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में हम वृद्धि बता सकते हैं। इसका मान अगर हमको परसेंटेज में बताना है, 2 की वृद्धि है, 2 की वृद्धि 5 पर है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास? 20 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर इसको 40% बढ़ाया गया। कितना % बढ़ाया गया? सर मार्केट प्राइस को जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% बढ़ाया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है, इसी के बेस पर आधारित है आपके पास, जो अभी समझाया इसी के बेस पर। क्या क्वेश्चन है? एक किताब का अंकित मूल्य 767 रुपये है, एक दुकानदार 20% छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। पुस्तक का लागत मूल्य आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि इसका लागत मूल्य कितना होगा। आइएगा, हम क्या करेंगे सर, वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस से। मार्केट प्राइस कितना आपके पास है? मार्केट प्राइस को आप लिख ही दीजिए, 767 है। और आपसे क्या पूछा है सर? हमसे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पूछा है, बराबर का निशान। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना आपके पास है? 30 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 130। और 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके पास? 80 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 13 से एक बार काट दीजिएगा, 13 से काटिएगा। 13 पंजो 65, तिरछिक्की 78 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कितना सर? 13 पंजो 65, 5 बार चले जाएगा आपके पास है। ठीक है, जैसे ही 65 घटाओ 11 बचेगा 17, तो 9 बार, इतनी बार कट जाएगा। अब सीपी का मान कितना आएगा हमारे पास? सर कुछ नहीं करना, 8 से गुणा कर दीजिए, लास्ट में 2 आएगा। 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 472 एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा,
आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर, पढ़ लीजिए आराम से क्या क्वेश्चन है आपके पास है। सर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक साड़ी की दुकान पर चल रहे ऑफर के तहत 5 साड़ी खरीदने पर ग्राहकों को 3 साड़ियां मुफ्त मिलती है, ग्राहकों के लिए उपलब्ध छूट का परसेंट आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन कॉमन होता है, खूब आता है, हर साल एग्जाम में आता है और सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा रट्टा फट्टा कुछ नहीं मारना, हमेशा ध्यान रखिए। आप यहाँ पहले टोटल लिखिए, टोटल साड़ियाँ कितनी है आपके पास? सर 8 है। और 8 में से फ्री कितनी है? सर 8 में से फ्री आपके पास 3 है, बस आंसर हो गया। और 8/3 कितना होता है? 37.5 होता है। क्या परसेंटेज बनाने के लिए फिर 100 से गुणा करोगे, परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा आइएगा, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, बट्टा या डिस्काउंट। जिस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन है उसके मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? यानी हम ये कह सकते हैं सर अंकित मूल्य कितना वस्तु का? अंकित मूल्य 150 रुपये है। क्वेश्चन ने ये कहा कि पहला जो डिस्काउंट है ना वो 12.5% है। आप एक काम करिए, 12.5% एक टूटी फूटी भिन्न है तो फ्रैक्शन बनाइएगा। डिस्काउंट को माइनस से लिखते हैं, इसका डिस्काउंट कितना आपके पास है? इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/8 है। अब क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे? सर जो 8 रुपये की वस्तु थी ना उसे आप 7 रुपये में बेच रहे हो, गुणा का निशान। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, आप सिर्फ एक्स मानो, तो एक्स बटे कितना हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट 100 माइनस एक्स मानते हैं, उससे कैलकुलेशन बढ़ती है। आप सिर्फ एक्स मानो। अब x मानेंगे तो वो 100 से जितना भी नीचे रहेगा वो ये आंसर है। जैसे आपका 17 आंसर आया तो तुरंत कह देना 30 है। आपका 90 आंसर आया तो 10% का डिस्काउंट है, बस x/100 लिखा करो। किसी वस्तु का मूल्य इतना था, घटा, फिर घटा और घटते घटते फाइनली कितना रह गया? सर फाइनली इतना रह गया 105। काट लीजिएगा आप इसको। किससे काटना चाहोगे बताइए? सर 15 से काटेंगे हम 10 बार कटेगा, 15 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 से आपके पास 7 कटेगा, 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो, तो ऊपर एक्स बचेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कह सकते हो देखो एक्स और ये कितना 80, यानी सर एक्स का मान 80 है। अगर एक्स का मान 80 है तो आप ये बताइए वो डिस्काउंट कितने का है आपके पास? सर जो डिस्काउंट है ना हमारे पास हम 20% का है। किस ऑप्शन में आपके पास? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको आंसर बताना है। चलिएगा एक और क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जो डिस्काउंट के वो अच्छे ही लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा, उसकी मुद्रित कीमत का मतलब होता है उसकी कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये थी। अगर उसे 30% 20% 2 क्रमिक छूट मिलती है तो उसने पंखे के लिए कितना का भुगतान किया? ये हमारे पास है क्वेश्चन। यानी हम ये कह सकते हैं सर किसी वस्तु का मूल्य कितना था आपके पास है? 200 था। पहला डिस्काउंट कितना आपके पास है? 30 का, तो 70/, कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। और दूसरा डिस्काउंट कितना आपके पास है? 20 का, तो 80/, कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। यानी कि सर किसी वस्तु का मान घटा, फिर घटा, फाइनली आपसे पूछा है कि कितना है। आप काटा पीटी कर लीजिएगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 56, और 56 का डबल कितना होता है आपके पास? 112। किस ऑप्शन है आपके पास? सी ऑप्शन में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन किसके हैं? ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन से आपके पास। एक बार ऊंचाई दूरी का थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद में ये जितने भी क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको वो समझना है। चलिएगा करें क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए ऊंचाई और दूरी में कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास है? सर अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें इसमें, देखिए यहाँ पर आ जाइएगा आप, ये लीजिए। मैं आपको ऊंचाई और दूरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चनों को एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगा। और फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको समझाया था। यानी कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सर फॉर्मूला हम यूज करेंगे ऊपर तो जो भी दी गई राशि है ना उस राशि को लिखेंगे हम यहाँ तो, और बट्टे में क्या लिखेंगे? सर जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी राशि का नीचे यूनिट बना के लिखेंगे। और सर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से। बस इस फॉर्मूले को आप समझ जाइएगा, आपकी बेड़ा पार है। सर ऊपर हम राशि लिखेंगे, नीचे जो भी ऊपर लिखा है उसी को हम नीचे लिखेंगे। ऊपर मान लो आपने आधार की राशि लिख दी तो आधार की यूनिट, लंब लिख दिया तो लंब की यूनिट, कर्ण लिख दिया तो कर्ण की यूनिट। अब आप ये कहोगे ये लंब आधार कर्ण की यूनिट तो हम जानते ही नहीं है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि लंब आधार और इनकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसमें जो आपके पास है थीटा बनेंगे वो कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे? अभी जो आपको बनेंगे सर, एक तो बनेगा आपको 30 डिग्री का कोण, एक बनेगा आपको पास 45 डिग्री का कोण,
और एक बनेगा 60 डिग्री का कोण। इनके अलावा कोई थीटा इसमें नहीं बनता है। तो हम इनकी यूनिटों को रट्टा मारेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं सर लंब, आधार और ये कर्ण, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री के लिए होता है सर 132। कितना होता है आपके पास 132, और यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, ये रेशियो आ जाएगा आपके पास है रेशियो का निशान। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो सर ये होता है हमारे पास है 112। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो सर ये होता है हमारे पास है 312। इसमें यहाँ रूट लग जाएगा और यहाँ इसमें अंडर रूट लग जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है आखिरकार, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको यूनिट पता होने चाहिए, और ये मैंने आपको यूनिट लिखाई है जो आप रट्टा मार सकते हो सीधे। अगर आप रट्टा मारोगे तो एक पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर कि हर बार रटने की बातें आप क्यों बोलते हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमको कोई गणितज्ञ वगैरह कुछ नहीं बनना, हमको बस हमारा एग्जाम पास करना है। और अगर हमको ऐसा फील हो रहा है कि फालतू का 10 घंटे का चैप्टर पढ़ने की बजाय कोई काम 10 मिनट में ही हो रहा है रट्टा मार मूर के, तो ऐसे करो ना यार, क्यों फालतू का ऐसे करते हो। यानी सर ये यूनिट है, ये यूनिट किस चीज़ की है, इन यूनिट की है, यानी लंब की यूनिट कितनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए 60 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी बनेगी। सर 60 डिग्री के लिए लंब की यूनिट आपके पास √3 बनेगी। आप ये कहोगे ये क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई होते हैं। हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक मीनार भूमि पर खड़ी है। मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर भूमि पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइएगा। आपको पता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल सर। सर ये हमारे पास है एक मीनार है, ये क्या है मीनार है, और चाहे इधर चल जाइए चाहे आप इधर चले जाइए। चलिए सर हम इधर चलते हैं, और मीनार से इतनी दूरी पर ये हमारे पास एक मीनार है, और सर मीनार के आधार से ये दूरी पर ये जो कोण दे रखा है ना, ये आपको 30 डिग्री का दे रखा है, और यहां से यहां तक की दूरी आपको 30 मीटर दे रखी है, ये 30 मीटर दे रखी है। और आपसे ये पूछा है, क्या आप नहीं जानते कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास है कर्ण कहलाता है, ये हमारे पास है लंब कहलाता है, और ये हमारे पास आधार कहलाता है। मैंने बेस वगैरह कुछ नहीं लिखा कि सर ये बेस होता है बी से लिखो, ये परपेंडिकुलर होता है पी से लिखो, ये हाइपोटेनस होता है एस से लिखो। मैंने क्या कहा, अपन को खुद को समझना है, किसी औरों को नहीं समझाना है। हम तो ये जानते हैं इसका नाम कर्ण है, इसका नाम लंब है, इसका नाम आधार है, बस ये काम करना है। तो आप ये बताइए, एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन को सही जमाया है क्या हमने। सर एक मीनार है, मैं यहाँ भी डायग्राम बना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता है एक मीनार भूमि पर खड़ी है। ये मीनार है, भूमि पे रहेगी और खा जाएगी। मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, इसके आधार से 30 मीटर दूर, ये 30 मीटर है आपके पास है। 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर का मतलब है ये वाला कोण, कितना आपके पास है 30 डिग्री। आपसे ये पूछे कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये हमारे पास है क्वेश्चन है कि हमको इसका मान बताना। आप ये बताइए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में राशि ढूंढना है कि राशि किस फॉर्मेट में। सर राशि हमारे पास है आधार के फॉर्मेट में, आधार ही दे रखा है ना, तो आधार बटे आधार आएगा। सर आधार कितना है हमारे पास है, इसमें 30 है, आधार कितना है 30 है, तो 30 है, ये तो राशि के फॉर्मेट में आ गया। अब आपको नीचे आधार की यूनिट लिखनी है, और आधार की यूनिट कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के लिए आधार कितना होता है √3 होता है, तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास √3 होता है। तो यहाँ पर यूनिट आ गई, यहाँ भी यूनिट आएगी आपके पास, यहाँ यूनिट किसकी आएगी लंब की। लंब की यूनिट किसके लिए 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी है 1 है, तो गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 1 से। हमेशा ध्यान रखिए √ की संख्या हर में कभी भी नहीं रहती है। अगर किसी क्वेश्चन में हर में संख्या आ जाती है तो आपको करना क्या होता है, सर हमको ये काम करना होता है कि ऊपर नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाएगा, और 3 से ये 10 बार कट जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो 10√3 आएगा। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10√3 आएगा, जो कि 10√3 किस ऑप्शन में आपके पास डी ऑप्शन में। देखिए इनको रट्टा मारने का तरीका है कैसे, देखो इतना सा नहीं कर सकते क्या, 132 112 312 बस खेल खत्म है। 30 45 60 क्रम में बढ़ रहा है, 30 के बाद 45 45 के बाद 60 आता है, यानी कि 132 112 312, बस थोड़ा सा रूडो का ध्यान रखो, इसमें यहाँ लगेगा इसमें यहाँ लगेगा इसमें यहाँ लगेगा, बस हो गया याद। और क्या इनका क्रम कैसा होता है, सर लखन लिखते हैं ना LAK HAN, तो LAK ये इनका क्रम होता है, बस इतना सही तो रटना आपको, और करना ही क्या है। अगर इतने से रटने से आपका काम चल रहा है,
चैप्टर के क्वेश्चंस हो रहे हैं सरल, और क्या चाहिए आपको। आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं हम। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है आपके पास। समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण अवनमन कोणों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, अवनमन का मतलब है नीचे की तरफ बढ़ता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में नीचे की तरफ कोण बनेगा ही नहीं, सब में उन्नयन कोण ही बनते हैं। और आजकल वो क्वेश्चन ही खत्म हो गए जिनमें अवनमन कोण वगैरह बनते थे, वो एसएससी वगैरह में आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास एक समतल भूमि है, समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये दूरी कितनी आपके पास है, 300 मीटर है। 300 मीटर दूर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, ये चट्टान है और ये जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का आपके पास है, 60 डिग्री का है। पूछना क्या चाह रहा है, चट्टान की ऊंचाई वापस से आपसे ये पूछा है 60 डिग्री है। सबसे पहले देखो दिया क्या है, आधार दिया है, आधार कितना आपके पास है, इतना है। तो आधार बटे आधार आएगा आपके पास है, क्या आएगा आपके पास, आधार बटे आधार आएगा, ध्यान में रखिएगा आप, ये आएगा आपके पास आधार बटे आधार। अब 60 डिग्री के लिए आधार कितना होता है, अगर आपने रट्टा मारा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 132 112 312, हमने रट्टा मारा था, कितना होता है आपके पास है 312, कितना होता है आपके पास है 312, इसमें यहाँ लगता है, यानी ये एल था, ये ए था, ये के था, ये था। तो आप ये बताइए 60 डिग्री के लिए आधार कितना है सर, एल ए के, सर बिल्कुल एक है, गुणा किससे करेंगे, जिसका मान निकालना उससे। मान किसका निकालना है सर, हमको मान निकालना है लंब का, और लंब का मान कितना है आपके पास सर, लंब की यूनिट होती है आपके पास, ये लंबित है आपके पास सर, लंब की यूनिट होती है आपके पास है ये। इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे ही आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। आया थोड़ा बहुत समझ में, मैंने तुरंत लिख दिया 312, 312 में ये एल एक के यहाँ अंडर रूट लगता है, तो सर ये राशि आधार बटे आधार, आपको देखना है कि राशि किस फॉर्मेट में, सर आधार दिया हुआ था, आधार बटे आधार, जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से हम सरल करने की कोशिश करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर छड़ है और इसकी छाया, ये ऊर्ध्वाधर छड़, ये इसकी छाया है, इसकी लंबाई दे रखी है क्रम से। देखो पहले क्या दिया, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी कि सबसे पहले इसका मान दिया लंबाई का, और उसकी छाया का अनुपात, और ये छाया है आपके पास है, छाया का अनुपात कितना आपके पास है सर, हमारे पास इतना है। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपको ये बताना है कि ये जो थीटा है ना ये कितने डिग्री का। देखो ये भी एक टाइप होता है, इसमें थीटा पूछ लिया, अभी तक हमसे मान पूछ रहा था, इसको भी निकालेंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। आपको क्या निकालना है इसमें, लंब और आधार का क्या निकाल दीजिए, रेशियो, क्योंकि लंब और आधार का रेशियो निकाल दोगे इसी से पता चल जाएगा आपको कि 132 है, 112 है या फिर 312 है, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सर लंब का मान कितना आपके पास है, 2 है, आधार का मान कितना आपके पास है, अंडर रूट 12 है। हम 12 को क्या लिख सकते हैं सर, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये 2, 4 में से बाहर कितना आएगा 2 और अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 अनुपात अंडर रूट 3। अब मुझे आप ये बताइएगा ये किस में आता है सर, जब हम लिखते हैं ना, देखो कैसे लिखते हैं, 132 112 और 312 ऐसे ही लिखते हैं। अब आप बताओ खुद, 13 है एक तरीके से, 13 किसका मान होता है सर, ये 13 ही तो है, 13 तो सर 30 डिग्री का मान होता है भाई, 13 ही है ना, ये 13 11 31 इस तरीके से भी तो हो रहा है ये आपके पास है, यानी 132 112 तो ये 13, क्योंकि यहाँ पे तो अंडर रूट आता है वो तो हम लगा ही लेंगे आराम से, हमने सिर्फ हेल्प के लिए, तो हम कह सकते हैं सर इसमें 30 डिग्री मान आएगा। देखो इस तरीके से बहुत ईजिली तरीके से आप मैथ को पढ़ सकते हो। हाँ अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर हम इसी तरीके से आपसे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये चाहता है कि सर हम इसी तरीके से आपसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा आपको कि मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल बैच है जिसमें आप मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हो। और उस बैच का क्या नाम है सर, उस बैच का नाम है आपके पास है, ये रहा, ये आ जाओ देख, उस बैच का ये नाम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलवे चैंपियंस 3.0 मैथ्स स्पेशल बैच। अगर आप कोई भी स्टूडेंट इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैंने अपडेटेड कर रखे हैं के साथ, अगर आप मुझसे अच्छी तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको करना ये है,
प्ले स्टोर पे जाइएगा, उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। कैसे, ये जो पट्टी चल रही है ना, इस पे भी लिखा हुआ है सब कुछ कि मैथ स्पेशल बैच के लिए प्ले के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन, लिखा हुआ है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पेड कोर्सेज में जाए, पेड कोर्सेज में जाने के बाद में आप देखोगे तो ये बैच आपको वहां पर मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच है, मैं रोजाना की इसमें क्लास अपलोड करता हूं, किसी दिन 1 क्लास, किसी दिन 2 क्लास, किसी दिन 3 क्लास, इस तरीके से काफ़ी सारा सिलेबस मैंने इसमें करवा दिया है फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ। आप इसमें जाकर के आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल एक एक चैप्टर मैंने बारीकी से समझाया है, वहाँ प्रैक्टिस सेट भी है, सब कुछ है। इसी के साथ आपको एक स्टार क्रैश कोर्स के नाम से और मैंने स्पेशल बैच चालू कर रखा है, वो इसी के अंदर आपको फ्री मिलेगा। यानी कि जब आपके पास टाइम रहता 3 से 4 महीने का अगर टाइम है तो आप चैंपियंस वाला बैच खरीदोगे, चैंपियंस बनोगे। और अगर आपको लग रहा है कि अब मेरी एग्जाम के 10 ही दिन बचते हैं, तब आपको रिवीजन करना स्टार वाले बैच में से। अब आप ये कहोगे सर पहले हमने चैंपियंस पढ़ा, बाद में आप ही का हम स्टार बैच पढ़ेंगे, तो फिर ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि जैसे मान लीजिएगा एक चैप्टर है हमारे पास है, ये I10 डिस्टेंस है, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है सर, ये हमारे पास I10 डिस्टेंस है। मैंने चैंपियंस बैच में इसके क्वेश्चन करवाए सॉल्व 70। अब 70 क्वेश्चनों में से मुझे ये लगा कि 70 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो जो 15 क्वेश्चन ले रखे हैं ना, वो इसी में से एज इट इज ले रखे हैं, और वो मैंने स्टार वाले में सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप खुद बताइएगा ना, मैंने आपको खुद को चैंपियंस वाला बैच पढ़ाया है और मैं खुद रिवीजन के लिए स्टार वाला बैच पढ़ा रहा हूँ, तो कोई अलग लॉजिक थोड़ी ना बताऊंगा, मुझे पता है कि आप ही को रिवीजन करना है। तो ये दोनों बैच आपको एक साथ मिलेंगे रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच में। तो अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप आराम से कर लीजिए। बाकी आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ मैंने सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, आपको कौन कौन सी सुविधा इसके अंदर मिलेगी, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी है, सब चीज़ मिलेंगी आपको, जो जो आप सोच सकते हो ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपके पास है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। वैसे मैं ज़्यादा टाइम स्टूडेंटों को ख़राब नहीं करता हूँ, जिसको पढ़ना होता है वो खुद ऑटोमेटिकली खरीद लेता है। पढ़ने का तरीका तो आपने देख ही लिया है, पढ़ाने का तरीका तो चलिएगा। बाकी टीचरों की तरह आपको पता है कि मैं फालतू का ऐड नहीं करता, जिसको खरीदना होगा वो खरीद लीजिए। वैसे अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारी फ्री क्लासें हैं, उनमें आप डेमो ट्राई कर सकते हो। एक मीनार एक शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूरी पर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। वापस से देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, क्या करना है सर, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर, सर ये हमारे पास एक मीनार है और मीनार के शीर्ष का भूमि पर, ये शीर्ष है आपके पास है, ये भूमि है। तो ये जो वाला ये जो कोण दिया है ना आपको, ये कितने डिग्री का दिया, 30 डिग्री का दिया है। वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी वापस आपको 48 दी है। आपसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, आप खुद बना सकते हो इसको। और वैसे देखें आधार बटे आधार, इसका आधार कितना होता है सर, √3 होता है। इसका लंब कितना होता है आपके पास, 1 होता है, तो √3 से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 3 से गुणा करते ही 3 हो जाता है, तो ये 12 बार कट जाएगा सर, 12√3, जो कि आपको सी ऑप्शन में आएगा। तो ऐसे ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस अगर आपकी एग्जाम में आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइएगा, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशियो वाले चैप्टर से। यानी ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं कि कोई राशि दी हुई है और उसको बांटना, बहुत इजी पैटर्न के क्वेश्चंस मानते हैं हम इनको। पूरी मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन इजी होते हैं तो वो यही क्वेश्चंस है जो इजी के अंदर आते हैं। इसमें क्या करना होता है कि एक राशि दी हुई होती है और उसको अनुपातों में बांटना होता है। तो फॉर्मूला हमारा फिक्स है, राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है ये है सर, 980 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया गया है। वितरण में सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, आप चाहे तो देखिए यहाँ पूरा ये 2 से कट रहा है, काट सकते हो, लेकिन नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो स्पीड बना लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन। सर दी गई राशि कितनी आपके पास है, 980, बट्टे में अनुपात का योग कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा 18 और 2 20, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर कितने का आपके पास है, 10 का है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, कितनी बार, 1 0 से 1 0, इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास सर, ये 4 9 0, 490 किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। चलिएगा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमको ऐसा एक फ्रैक्शन वाला अनुपात दिया हुआ रहता है, इसमें संख्याओं को बांटना होता है।
तो आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये सीखा था कि नॉर्मल अनुपात में हम कैसे बांटते हैं संख्या को। डायरेक्ट संख्या लिखो, उसका यूनिट लिखो और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाता है कि अनुपात ऐसा आ जाता है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच के 12 का अंतर है, तो वह संख्या ज्ञात करो जो न तो सबसे बड़ी है न सबसे छोटी है, मतलब बीच की संख्या बतानी है। लेकिन बीच की संख्या बताने से पहले आपको इसे सरल करना पड़ेगा। इसे सरल करने का क्या तरीका है, आपको तीनों रेशियो को यहाँ लिखिएगा। ये फर्स्ट रेशियो, ये आपके पास सेकंड रेशियो है और ये आपके पास है थर्ड रेशियो। पहला रेशियो कैसे आएगा, पहला रेशियो यानी कि आप 4 वाला रेशियो निकालोगे तो 4 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 4 इंटू 6 इंटू 10, ये पहला रेशियो हो गया। अगर आपको 5 का मान निकालना है तो 5 का मान इस खुद के मान को छोड़ के बाकी को गुणा कर दीजिए। 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 10। और अगर आपको 9 का मान निकालना है, अगर 9 का मान निकालना तो 9 वाले अंक को छोड़ दीजिए। 9 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 6। कुछ कट रहा है तो आप जरूर काट लीजिए इसमें। सर 5 और 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार। और देखिएगा ये 2, ये 5 और ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार। और कुछ कट रहा है, अब नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी कुछ भी कटता हुआ, तो ठीक है रहने दीजिएगा। ये 24 केवल 24 है। पहला कितना हो जाएगा आपके पास 24, दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास है 25, तीसरा कितना हो जाएगा आपके पास है 27। क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्योंकि हम दी गई राशि लिखते हैं सबसे पहले। सर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में 12 का अंतर है। आप ये देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बीच कितने का अंतर है, 3 यूनिट का मान। 3 यूनिट का मान कितना आपके पास है 12 है। आपसे पूछा कि आप न तो बड़ी न छोटी यानी बीच की संख्या बताओ, 25 का मान बताना है कितना है। आप बताइए कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 बार। 25 चौको कितना हो जाएगा आपके पास है 100। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाना ध्यान रखिए। मैंने आपको इस क्वेश्चन को ये समझाने की कोशिश करिए कि अगर रेशियो ऐसा है तो हम संख्या को कैसे बांटते हैं। ये भी आपके पास इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं है, इसको खुद आप बना सकते हो, खुद बना लीजिएगा। ये राशि है, इसको इस अनुपात में बांटना, बस इतना सा क्वेश्चन है। आइएगा टाइप नंबर 7 पर, और टाइप नंबर 7 आपके लिए 100% मोस्ट टाइप है आपके पास। क्या कह रहा है टाइप, सर ऐसा चतुर्थ अनुपाती। देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार क्या क्या पूछे जाते हैं। सर क्वेश्चनों में ज़्यादातर है ना, एक तो पूछा जाता है मध्यानुपाती आपसे क्या पूछा जाता है, मध्यानुपाती। एक तो ये पूछा जाएगा, और एक आपसे पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती आज इनका हम समाधान निकाल लेते हैं। और सर एक पूछा जाएगा हमसे चतुर्थ अनुपाती। एक क्या पूछा जाएगा सर, चतुर्थ अनुपाती। इस बात को ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाए चतुर्थ अनुपाती, तो पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाए तृतीय अनुपाती, पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ लिया जाए तो अंडर रूट का निशान और ये ए बी, यानी मैंने अभी क्या समझाया। अगर चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो पहली संख्या का भाग, यानी इन दोनों में पहली पहली संख्या का भाग लगाते किसमें, वो जो बाकी संख्या बचती है उनमें। यानी सर चतुर्थानुपाती पूछे तो पहली संख्या का भाग लगाओगे दूसरी संख्या में और तीसरी संख्याओं में। तृतीय अनुपाती पूछे तो पहली संख्या का भाग लगाओगे, दूसरी संख्या अकेली पड़ जाएगी, इसलिए हम रिपीट कर देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी आप ये कह सकते हो सर मध्यानुपाती तृतीयानुपाती जब पूछेगा तो उसके पास सिर्फ 2 ही संख्या मिलेगी, और जब उसको चतुर्थानुपाती पूछना होगा तो ए बी सी 3 संख्या देनी पड़ेगी उसको। एक बार फिर मेरे साथ रट्टा मारिए। मध्यानुपाती दोनों संख्या को गुणा करके रूट ले दीजिए। मध्यानुपाती दोनों संख्या को गुणा करके रूट ले दीजिए। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं सर, पहली संख्या का भाग देते हैं दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। चतुर्थानुपाती में पहली संख्या का भाग बीसी में। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन से। सर इसने क्या पूछा, चतुर्थ अनुपाती। क्या मैंने अभी नहीं बताया कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सर, पहली संख्या का भाग देंगे, किस में देंगे, दूसरी संख्या को रिपीट करके। वो सॉरी, चौथा अनुपात हम निकालते सर पहली संख्या का भाग देते हैं बाकी बची कुछ संख्याओं में। 19 से कितनी बार, 2 बार। तो बताइए आंसर कितना आ गया, 46। बहुत इजी हो गया ना आपके पास। बी सी अपॉन ए, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्रमागत संख्याएं मानोगे आप, ए बी सी तरीके से। यार ये इतने सारी मधुमक्खियां कैसे आ गई अंदर, मुझे लग रहा कहीं की लाइट स्टार्ट हो गई यार उधर से गलती से आज। ठीक है अब तो आई गई तो रहने ही दीजिएगा। यहाँ पे क्या एक बड़ा सा पेड़ है और उसमें बड़ी वाली मधुमक्खी है ना, वो बैठी रहती है। तो एक बाहर एक लाइट अगर गलती से हम जला के भूल जाते हैं तो वो वहाँ आ जाती है और वहाँ से फिर अंदर आ जाती है। मधुमक्खियाँ है तो 2 से 3 से 4 मधुमक्खियाँ आ गई है। अब तो आ गई है तो देखते हैं, जब तक क्लास चल रही है डिस्टरबेंस नहीं करती है जब तक, तो चलो
आइएगा आप, ये रहा आपके पास है 28 नंबर का, यानी कि सर हमसे ये पूछा चतुर्थानुपाती कितना है, इसका चतुर्थानुपाती कितना होगा, कैसे निकालेंगे, यानी ए का मान बताना। सर कुछ नहीं करना, पहली संख्या देखो 4a और 16a का चतुर्थानुपाती 81 है, यानी सर इसने चतुर्थानुपाती का मान दिया कि 81 है, तो चतुर्थानुपाती की जगह तो आप कितना लिख दोगे, 81 लिख दोगे। ये चतुर्थानुपाती निकालते कैसे सर, हम पहली संख्या का भाग देते हैं, किस में देते हैं, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करके। पहली संख्या कितनी है आपके पास सर, पहली संख्या 4 है, और दूसरी संख्या a है, और तीसरी संख्या कितनी आपके पास है, 16a है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यानुपाती बराबर हो गया आपके पास है, पहली संख्या का भाग दिया बाकी दोनों संख्या को गुणा करके, आप काट दीजिएगा, 4 से काटो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, कुछ नहीं कट रहा, रहने दीजिए। सर ये हो जाएगा आपके पास है 4a² बराबर 81। अगर हम a² का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 81/4। यहाँ से a का मान कितना आएगा, 81 का वर्गमूल कितना होता है, इतना, और इसका इतना, बस यही आंसर होना चाहिए, 9/2। ठीक है ना भाई। आइएगा, ये मध्यानुपाती है, आप कर सकते हो मध्यानुपाती में, क्या ही दिक्कत आएगी, मध्यानुपाती बिल्कुल सर। हम क्या करते हैं मध्यानुपाती में, दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं रूट में लेके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 64, 64 में से वार कितना आएगा आपके पास सर, 64 में से वार आएगा 8, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30, कर लीजिए आराम से क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 1 इतना 0.09 के मध्यानुपाती और इतने के मध्यानुपाती के बीच रेशियो, मतलब 2 बार मध्यानुपाती पूछा है। एक बार तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में वो फॉर्मूला लगाना, तो लगा दीजिए आप। यानी हम ये कह सकते हैं सर, एक बार तो लगाना आपको 1.21, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.09 से, और अनुपात का निशान, अंडर रूट का निशान। एक बार हो जाएगा हमारे पास, अगली संख्या कितनी है 0.16, और ये हो जाएगा सर 0.36। ठीक है भाई, तो आप खुद बताइएगा। देखिए सर, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो आप इसमें एक काम करिए, या तो दशमलव हटा के नीचे शून्य बढ़ा लीजिएगा, और सीधे करना चाहो तो देखिए सर, इसका कितना आ जाएगा आपके पास 11, यहाँ 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ 1 अंक छोड़ के, इसका कितना हो जाएगा आपके पास सर 9, और 1 अंक छोड़ के दशमलव, अनुपात का निशान। 16 का कितना हो जाएगा 4, 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा वर्गमूल में। अगर घनमूल होता तो घनमूल में सर 3 अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक छोड़ के लगता है, और ये 0.6 हो जाएगा। आपको पता है ये पूरी कहानी तो खत्म हो गई आपके पास दशमलव वाली। तो अब करना क्या है, आप काट दीजिएगा, ये 3 बार और ये 2 बार, ये कितना आपके पास है 33 है, और ये 8 है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, कर सकते हो ना आराम से। आइएगा, आपसे ये पूछेगा, आपको ये बताना है कि इसका तीसरा अनुपात कितना है। तीसरा अनुपात निकाल, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए ना, तो मैं कैमरे में घुस करके आपकी पिटाई करने वाला हूँ। यानी सर ये तीसरा जो अनुपात है, इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं सर, पहली संख्या का भाग देना है, किस में भाग देना है, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। दूसरी संख्या कितनी बार रिपीट करके, 2 बार। आप एक काम करिएगा, इसको काट लीजिएगा, किससे काटोगे सर, 8 से काटेंगे तो 5 बार, 8 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 10 बार, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50, जो कि डी ऑप्शन में। आइएगा, ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन। क्या है सर, ये समानुपात का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगेगा, यानी x² बनेगा तो सीधे हम x लिख देंगे यार, उधर अंडर रूट में पहुंचा देंगे इसको। तो सर ये हमारे पास है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, गुणा का निशान आपके पास है, इतना है। ठीक है, आप बताइए, पॉइंट हटाओगे तो 1 0, पॉइंट हटाओगे तो 1 0। अब देखिए, डबल 10 में से क्या वार आएगा, 1 10, इसमें से क्या वार आएगा 17, और इसमें से क्या वार आएगा 19, बस यही आपका आंसर है। तो 9 7 63, लास्ट में 3 तो काफ़ी जगह है, कोई बात नहीं। देखिएगा 17 नंबर कितना होता है सर, 17 नंबर होता है 153, हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास, 15 लग जाएगी। 17 एकम 17, 17 और 15 कितना होता है सर, 17 और 15 32, और ये आपके पास दशमलव यहाँ लग जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 7 तक। ये है आपके पास है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है आपके पास, जरा देखने की कोशिश करिएगा। ये देखो, ये ग्रुप डी वाले ही क्वेश्चन है ज़्यादातर, तो आपने देखा है इस तरीके के क्वेश्चन खूब ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आप आराम से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। क्लियर, क्लास चल रही है प्रॉपर, ओके। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ये क्या क्वेश्चन है,
टाइप नंबर 8 में, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन ये सरल ब्याज में बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सरल ब्याज में बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बनेगा। मैं आपको इतना बेस्ट तरीका, इतना शानदार तरीका समझाऊंगा आज कि आप वास्तव में कहोगे सर वास्तव में आपने कोई तरीका समझाया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज के को कैसे करना है, चक्रवृद्धि ब्याज के को कैसे करना है। ये कह रहा है कि 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना कि जितना गुना हो रही है ना उससे एक कम करना है, सिर्फ इसको 1 गुना मानना है बस। इतना सा काम कर लीजिए मेरे कहने पर। कैसे, मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने आपको 200 रुपये दिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपकी राशि को डबल कर दिया, जबकि रियल में देखा जाए तो राशि डबल नहीं हुई है। आपने मुझे 100 दिए थे, मैंने आपको 200 दिए, तो उसमें एक 100 का नोट तो आपका खुद का है ना भाई, एक 100 का नोट आपका खुद का है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं एक घोटाला ऐसे क्वेश्चन में होता है, जो हमारी राशि होती है ना उसको वो काउंट करते हैं, तो हमको क्या करना है, जो खुद मूलधन होता है उससे कम करना है। यानी कि राशि कितनी हो रही है, दुगना, दुगना नहीं 1 गुना ही हो रही है। और लास्ट में क्या है, राशि कितनी हो रही है, 10 गुना, 10 गुना नहीं वह राशि 9 ही गुना हो रही है। बस आपका काम हो जाएगा, इतना सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को कैसे जमाना है, सर 1 गुना राशि 6 साल में हो रही है, तो आपको बताना है कि 9 गुना कितने साल में होगी, आंसर आ गया 54 साल। इतना सा काम करना है बस। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन इसमें गायब है लेकिन कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को तरीके से कर लीजिए। सर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब मैंने क्या कहा, 1 गुना लिखना है। आप ये कह सकते हो सर 1 गुना 8 साल में है, तो लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, 4 गुना यानी सर 3 गुना। तो आप बताइए आंसर कितना आएगा आपके पास है, 24 साल। ऑप्शन गायब है इसमें। तो ऐसे करना, और अगर ऐसा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में बन जाता है तो, चक्रवृद्धि ब्याज में बन जाएगा तो, यार इतनी मधुमक्खियों का क्या कारण है आज, क्या किया जाए इनके साथ बताओ। ठीक है अब तो क्लास को तो कंप्लीट करते हैं यार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किस में, सर ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज का दिख रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में दुगुना हो जाती है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि 3 वर्ष में दुगुना हो जाती है, इसका मतलब ये है कि सर जो हिसाब है ना वो हर 3 साल के बाद होगा, हर 3 साल के बाद हिसाब होगा। तो 3 साल के बाद अगला हिसाब, 6 साल, 9 साल, 12 साल, ये तो हिसाब चलेगा, और वो जितनी राशि है ना वो उसकी डबल होती हुई जाएगी। ये है हमारे पास इसका लॉजिक। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहना चाह रहा है कि सर राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में सर राशि हो रही है हमारे पास है दुगुना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हिसाब हर 3 साल बाद होगा, अगला हिसाब कब होगा, 6 साल में। 6 साल में राशि कितनी हो जाएगी, इसकी दुगना, जितनी भी राशि है उसकी दुगना। यानी सर ये हो जाएगी यहाँ के पास है 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा सर, 9 साल बाद। 9 साल में कितनी हो जाएगी, 8 गुना। अगला हिसाब कब होगा सर, 12 साल बाद। 12 साल में कितनी हो जाएगी, 16 गुना। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि 8 गुना कब हो जाएगी, तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके पास ये कह सकते हो कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा आपके पास है, सर हमारे पास है 9 आंसर एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, ये और बात ध्यान रखना आप अभी जो करवाया उसमें, लेकिन समझिए क्या क्वेश्चन है। यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगुना हो जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है, दुगुना हो जाती है। 10 साल में राशि कितनी हो जाती है आपके पास, दुगुना हो जाती है। इसका मतलब कि हर 10 साल में हिसाब होगा। तो अगला हिसाब कब होगा, 20 साल में। 20 साल में कितनी हो जाएगी राशि आपके पास है, 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा, 30 साल में। 30 साल में कितनी हो जाएगी, भाई गुणा करते जाओ यार, क्या ही दिक्कत है आपको है? अगर यहाँ 3 होता तो फिर 3 3 से गुणा करते हैं हम। तो 40 साल में कितनी हो जाएगी सर, 40 साल में हो जाएगी 16 गुना राशि। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर, क्वेश्चन यही तो पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि और कितने वर्षों में वह राशि अपने से 16 गुना हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। लाइन क्या है आपके पास, सर इसने ये कहा कि यह और कितने वर्षों में, यह कितने और वर्षों में। इसका मतलब ये है सर कि ये पूछना चाह रहा है एक बार का समय काउंट नहीं करना है आपको, ये इसके बाद का समय काउंट करना है। भाई 10 साल में तो दोगुना हो रही है, इसके बाद कह रहा और कितने सालों में। इसका मतलब ये है सर जो आपका फाइनली आंसर आया है ना 40 साल, वो 40 साल में से आप 10 साल घटाइए तो 30 साल आपका आंसर आएगा, ध्यान में रखना। तो इसमें 40 मत कर देना, आंख बंद करके 30 करना है। 30 करने के पीछे का रीजन मैं आपको समझा दिया है। क्या कारण है सर, कारण यही है कि वो कह रहा और कितने सालों में, तो स्टार्टिंग का समय इसमें काउंट नहीं होगा। चलिएगा आइएगा,
और ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं टाइप नंबर 9 के। देखिए ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंटों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो आती है सर हर में कौन सी संख्या आएगी और अंश में कौन सी संख्या आएगी। तो उसी का मैं समाधान कर रहा हूँ। देखिए जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या है, मैंने एक हेल्प के लिए बनाया है, कौन बटे किसका इंटू 100। कौन बटे किसका इंटू क्या है आपके पास है 100 है। ये क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है कि दो संख्या आपके पास रहेगी और जिस संख्या के पीछे का शब्द होगा ना, वो संख्या हमेशा आपके पास हर में आएगी, बाकी अंश में गुणा आपको 100 से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे, ठीक है। यानी कि इसमें पहली संख्या कितनी है सर, ये पहली संख्या है आपके पास, और सर ये हमारे पास दूसरी संख्या, और सर दूसरी संख्या के पीछे का लिखा हुआ है। इसका मतलब सर ये तो कन्फर्म है कि पॉइंट वाला हर में आएगा, क्योंकि जिस संख्या के पीछे का शब्द रहता है वो हर में आती है संख्या। इसका मतलब ये बाकी अंश में जाएगी गुणा 100 से। तो अंश में कौन सी जाएगी सर, इसमें जाएगी आपके पास है इतनी। और परसेंटेज बनाने के लिए हम गुणा किससे करते हैं 100 से, ताकि ये परसेंटेज में आंसर आ सके। दशमलव से दशमलव हटेगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1 जीरो बढ़ेगी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा आपके पास 6 बार, ये 3 बार और ये 5 बार, यानी आप कह सकते हो 5/3 करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास सर, बी ऑप्शन में। ऐसे करना है। और देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, देखिए मक्खियाँ आने लग गई है यार सर। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आप फिर से देखिए, यानी सर 1/20 1/30 का इसके पीछे का है ना, तो ये संख्या हर में आएगी। तो एक तरीका तो ये है कि 1/20 और लंबी लाइन खींचिएगा, ये है सर ये, और गुणा 100 से करना है। लेकिन ऐसी इक्वेशन आपको सरल करने में जोर आता है, इसलिए मैं आपको इसको तरीका बता रहा हूँ कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। आप यहाँ पहली संख्या लिखिएगा, यहाँ आप दूसरी संख्या लिखिएगा। पहली संख्या कितनी है आपके पास है सर, पहली संख्या इतनी है। दूसरी संख्या कितनी है, इतनी है। ये तो पता है इसके पीछे क्या है, का है। 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दीजिए। इसके बाद ध्यान रखना कि ये क्रॉस गुणा पहले ऐसे होता है, तो ये 3 आएगा और ये बाद में 2 आएगा, और इसी के पीछे क्या है, का है। तो हम ये कह सकते हैं सर 3/2, और गुणा किससे करना है हमको 100 से। कितनी बार कटेगा 50 बार। कितना आएगा आपके पास 150%, एकदम राइट आंसर होगा। ये इसी तरीके का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास एक टाइप नंबर 10 बच रहा है, लेकिन मैं इसे कल सॉल्व कराऊंगा। यार ये मधुमक्खियाँ सी ज़्यादा आने लग गई, मेरा तो ये विचार था। ये मैं आपको बहुलक माध्य माध्यिका से रिलेटेड टाइप नंबर 10 कल की क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। कल टाइप नंबर 10, 11, 12, 13, आज वैसे मेरा 10 तक ही पढ़ाने का विचार था, लेकिन 9 तक ही हुए क्लास से, कोई बात नहीं है। इससे मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान में रखिएगा। वो आप जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना कॉलम में दे दे करके कि इसका बहुलक बताइएगा, अंतराल वाले सारे क्वेश्चन सभी तरीके के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। एक बार फिर मैं 16 तारीख से पहले 3 क्लासेस की अपलोड करवा दूंगा। ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद मैं आपको 2 क्लास और अपलोड करूंगा, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।